गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कल पढ़ रहे थे स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ प्रसार, जिसमें हमने विस्तार से जाना कि पहली बार स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ 1857 का, वो सैनिकों के द्वारा विद्रोह हुआ। और सैनिकों के बाद में हमने पढ़ा था 4 जून 1857 को लखनऊ में, और लखनऊ में भी अंग्रेजों के विरुद्ध जिस तरह से संघर्ष हुआ। फिर हमने पढ़ा था 5 जून 1857 को, जहाँ पेशवा नाना साहिब और तात्या टोपे ने संघर्ष बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे जून 1857 में झांसी में क्रांति किस तरह से फैली। तो देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का रियासत का शासक घोषित कर दिया गया था। सर हुरोज ने झांसी पर आक्रमण करके, जो अंग्रेज अधिकारी था, अप्रैल 1858 को पुनः उस पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अधिकार हो जाने पर रानी और तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर अभियान किया तथा जहां भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया, परंतु सिंधिया ने राजभक्त रहने का निश्चय किया और आगरा में शरण ली। ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई संघर्ष करती हुई मारी गई, लेकिन तात्या टोपे फिर बच निकले। परंतु अप्रैल 1859 ईस्वी में उन्हें सिंधिया के एक सामन ने पकड़वा लिया और अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी दे दी। बिहार में भी क्रांति हुई। इसका नेतृत्व जगदीशपुर का एक जमींदार था, 80 वर्षीय कुंवर सिंह। तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेज सेनापति मिलमेल, कर्नल डेक्स मार्क और मेजर डाल्स को धूल चटाते हुए अप्रैल 1858 में पुनः अपनी रियासत पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली और बरेली में बहादुर खान ने क्रांति में भाग लिया। बनारस में भी क्रांति हुई, लेकिन कर्नल नील ने उसे भी दबा दिया। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में भी सैनिक क्रांतिकारियों की संख्या कम थी। फिर भी इस महान संघर्ष दक्षिण भारत के अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए, सजाएं भुगतनी और बंदी बनाए गए। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष के दक्षिणी भारत में प्रमुख नेतृत्व करने वाले जो शहीद रहे हैं, उनमें देखिए रंग बापूजी गुप्ते था, जो सतारा का था, सोना पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद का, भीमराव मुंडरगी छोटा सिंह कर्नाटक का, अण्णाजी फडणवीस कोल्हापुर का था, गुलाम घोष व सुल्तान बख्श मद्रास के थे, अनंतगिरी कृष्णा जो चिगलपुट के थे, मूल गावल स्वामी कोयम्बटूर के थे, मुल्ला सनी ये विजय कुदारत दोनों केरल के थे, आदि विशेष उल्लेखनीय बताए गए। इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष संपूर्ण राष्ट्र व्याप्त रहा। इस संघर्ष में सैनिकों के साथ सभी क्षेत्र और भाषा, धर्म एवं जाति के लोगों तथा कृषकों और जमींदारों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार 1857 की जो संघर्ष बताया गया है, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बच्चों। तो 1857 की क्रांति का जो संघर्ष और प्रारंभ हुआ, यह आपको अच्छी तरीके से याद करना है। फिर आपके नेक्स्ट दिया गया है, टॉपिक में रखा है इसको, जो उठाया गया नहीं है, जनजाति आंदोलन। जनजाति का अर्थ है वे जातियां जो जंगलों में रहती थी और ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को अपने अधीन किया, तो इन जातियों को जंगलों से बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। तो जिन जंगलों में रहने वाली जातियों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया, उनका विस्तार से वर्णन। तो 23 जून 1757 पहली बार बंगाल की रियासत में, जहां प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये बताया जाता है कि 1764 में ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत को अंग्रेज उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस उपनिवेशीकरण यानी कि दूसरे देश पर राज करने की नीति, उसको कहा गया है उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ही जन विद्रोह को जन्म दिया, जिनमें जनजातीय आंदोलन भी है। तो देखिए, जनजातीय आंदोलन के जो स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप और प्रशासनिक परिवर्तनों को, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था में भंग होना आदि बातें की गई है। तो देखिए विस्तार से, बंगाल था पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह किस प्रकार हुआ।
बंगाल में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। प्लासी के युद्ध में उन्होंने प्रारंभ किया और बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से बंगाल को जीत लिया था अंग्रेजों ने और अपने शासन की नींव रख दी थी। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह कि जो जंगलों में रहते थे उनको कहा गया सन्यासी। तो बंगाल में देखिए, बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद बंगाल उसी का नाम है जो आज बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल जाना जाता है। उस क्षेत्र को केवल पहले बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। तो जब 1769-70 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा और उधर कंपनी के पदाधिकारियों ने कर की कठोरता के साथ वसूले। कहते हैं कि उस समय 69-70 में 1769-70 में अकाल भी पड़ा तो कंपनी ने कर बढ़ा दिया। सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए कि जो तीर्थ स्थान थे तो सन्यासी लोग जैसे गंगा, हरिद्वार इन स्थानों पर स्नान करने के लिए जाते थे तो उनको कर देना पड़ता था। तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया उन पर। इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही थी और उन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठियों यानी कि जो कंपनी के भवन बने हुए थे तथा कोषों पर आक्रमण कर लूट लिए। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। कहते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो अपना राष्ट्रगीत लिखा था वंदे मातरम, आनंद मठ में इस सारी बातों का उल्लेख है कि किस तरह से सन्यासियों ने संघर्ष किया था। उसी तरह से एक और जनजाति थी कोल जनजाति के लोग। देखिए, अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताओं, कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने जिस शोषण को जन्म दिया था उसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह किया। यह विद्रोह तब अधिक बढ़ गया जब 1831 ईस्वी में उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई। यानी अब जंगल में रहने वाले जो मुखिया थे उनसे उस जमीन को हड़प लिया अंग्रेज सरकार ने और बड़े बड़े जमींदारों को उस जमीन को देना प्रारंभ कर दिया। इस विद्रोह में हिंसा व्यापक स्तर पर हुई। यह विद्रोह सांची, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामऊ तथा मानभूमि की पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गया। एक दीर्घकालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात ही यहाँ शांति स्थापित हो सकी। कलकत्ता स्थित कौंसिल के अध्यक्ष मेटकोप ने यह स्वीकार किया कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना का बहुत स्पष्ट थी। फिर तीसरी जनजाति थी संताल। तो देखिए, जंगलों में रहने वाली संताल जाति ने 1855-56 के बीच शुरू होने वाला संताल विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जन विद्रोह था। इसमें नेतृत्व और संगठन को एक सुव्यवस्थित स्तर पर देखा गया। कहते हैं कि यहाँ सिंधु और कानू दो भाई थे, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। तो यह विद्रोह वीरभूमि बांकुरा और सिंहभूमि हजारीबाग जो बिहार के प्रसिद्ध क्षेत्र रहे हैं, भागलपुर और मुंगेर के इलाकों में फैला हुआ था। इस विद्रोह का कारण संथाल लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना था। कहते हैं कि जंगलों में रहने वाली संताल जातियों से भूमि कर लेना प्रारंभ कर दिया अंग्रेज सरकार ने और दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें यहाँ पुलिस का दमन तथा जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाना था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई थे। कहते हैं कि इस नेतृत्व को करने वाले दो संथाल जाति के दोनों भाई थे, सिंधु और कानू। उन्होंने अंग्रेजों से बड़ी संघर्ष किया। इन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सिंधु और कानू ने जो दो भाई थे, अंग्रेजी सरकार की कंपनी को समाप्त करने के लिए इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। विस्तृत सैन्य कार्रवाई के पश्चात अंग्रेज सरकार ने फिर सैनिक कार्रवाई की, सैनिकों को वहां जंगलों में भेजा। तो 1856 ईस्वी में स्थिति नियंत्रण में आई तथा सरकार को स्वतंत्र पृथक संताल परगना बनाना पड़ा। कहते हैं कि इस प्रकार सरकार ने संताल जाति के लोगों के लिए अलग से परकोटाई बना दिया, जिसमें संताल लोगों के लिए अब किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, उनसे कोई भूमिका नहीं ले रहा था। भील विद्रोह, भीलों ने भी विद्रोह किया, जिसमें प्रसिद्ध रहे हैं पश्चिमी तट, यानी अपने भारत के जो समुद्री तट का जो क्षेत्र है, तो पश्चिमी तट
यानी आप कह सकते हैं महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र, गोवा, केरल, इन तट के किनारे रहने वाले भीलों ने, जो जंगलों में रहते थे, उन्होंने भी विद्रोह किया। तो खानादेश नामक इलाके में ये जनजाति रहती थी। 1812 से लेकर के 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रिकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तविक कारण कृषि संबंधी कष्ट एवं नई सरकार से भय था। अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां इसको दबाने में लगी। उन्होंने 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और 1831 में से 1846 ईस्वी में पुनः विद्रोह किए गए। फिर है रमोसी विद्रोह। तो देखिए, रमोसी जनजाति ने भी विद्रोह शुरू कर दिया। ये भी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति थी, रमोसी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति एवं अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थे। 1822 ईस्वी में उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया और सतारा के आसपास के प्रदेश लूट लिए। 1825 से 26 में इन प्रदेशों को पुनः विद्रोह हुए। अधिक सैन्य बल से अंग्रेज इन विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। कहते हैं कि अधिक सैनिक लाए गए, अंग्रेजी सेना वहां आ गई और इन विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये थी जनजातीय विद्रोह, जिनमें से एक टिप्पणी आती है बच्चों बोर्ड में। तो किसी भी जनजातीय विद्रोह की टिप्पणी आ सकती है, जैसे सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखिए, कोल विद्रोह के बारे में लिखिए, संथाल जाति के बारे में लिखिए, या भील विद्रोह के बारे में बताइए, रमोसी विद्रोह के बारे में बताइए। तो ये भी एक आपके लिए पॉइंट बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसलिए ये जो जनजातीय विद्रोह हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्रांतिकारी संगठनों में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। ये पार्ट आपका हटा दिया गया है, इसलिए आप अपनी बुक में इसको क्रॉस से हटा सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये जो जितने भी रहे हैं दक्षिण भारत के, ये महाराष्ट्र में क्रांतिकारी भी हटा दिया गया है, चापेकर बंधुओं को रेंड की हत्या भी हटा दी गई है। इस प्रश्न में आपके ये सारे बिंदु हटा दिए गए हैं। इस प्रश्न में फिर किसान आंदोलन है, ये भी सारे आंदोलन आपके हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किसान आंदोलन के अलावा फिर आपकी शुरुआत की गई है राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 तक, यानी कि हमारे भारत के राजनेताओं ने जो अंग्रेज सरकार से संघर्ष किया उसके बारे में फिर डिटेल आई है आपके। तो बच्चों विस्तार से जानिए आप इन आंदोलनों के बारे में। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप बार बार पढ़ोगे तब जाकर के ये याद होंगे। तो देखिए, जो बच्चा किसी प्रकार से लापरवाही करता है, वीडियो को नहीं देखता है, उसको खामियाजा बोर्ड परीक्षा में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब जहां ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, जो ले रहा है उनको लाभ है, जो नहीं ले रहा है उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्योंकि पढ़ने से ही याद रहता है, जो नहीं पढ़ता है उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो देखिए, ये राजनीतिक आंदोलन कौन कौन से हुए, किस प्रकार, ये विस्तार से देखिए। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की असफलता के बाद कि 1857 की क्रांति असफल हो गई, अंग्रेजों ने सैनिक कार्यवाही के द्वारा दबा दिया गया, तो उस समय नेतृत्व भारत के सभी भागों में भारत की आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपतियों और संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया था। ये वर्ग अपनी मांगों के लिए संसद को स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र देते थे। साथ ही देश के लिए पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने, अंग्रेजों द्वारा वर्तमान काल में कर रहे शोषण की जानकारी देकर जागृत कर रहे थे। इस काल के प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को इंग्लैंड के उदारवादी लोगों पर विश्वास था। उदारवादी बनाया बच्चों, देखिए उदारवादी। उदारवाद को अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलिज्म। लिबर का अर्थ होता है आजादी, लीजियम का अर्थ होता है कानूनों के समक्ष बराबरी। तो उदारवादी का अर्थ हो गया वे विचारक जो आजादी और कानूनों के समक्ष बराबरी चाहते थे। तो उन लोगों पर विश्वास होने लग गया। ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वस्तु स्थिति, भारतीयों की आकांक्षाओं तथा भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचारों की जानकारी अधिकाधिक लोगों को देकर आंदोलन का विस्तार करना चाहते थे तथा देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों तथा धर्मों को मानने वाले लोगों को संगठित करना चाहते थे। तो देखिए बच्चों, इस राजनीतिक आंदोलन में वे लोग आ गए जो बड़े बड़े भूमिपति थे, जमींदार थे। तो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने लग गए और विदेशों में पढ़ने के साथ साथ इंग्लैंड का जो संविधान था
और उस संविधान को मानने वाले बड़े बुद्धिजीवी थे जो उदारवादी विचारधारा रखते थे, उनके समक्ष ये अपने विचार प्रस्तुत करने लगे कि किसी भी प्रकार से भारत के लोगों को भी आजादी चाहिए और कानूनों के समक्ष बराबरी चाहिए। इसलिए औपनिवेशीकरण जो शासन है इसको हटाया जाए और भारत को आजाद किया जाए। तो ये बड़े बड़े भूमिपतियों के जो बच्चे थे, विदेशों में पढ़ते थे, अब वो भारत में राजनीतिक कार्य करने लगे और भारत के लोगों को जागृत करने लगे और सभी धर्मों को मानने के लिए उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार केवल ईसाई धर्म को ही महत्वपूर्ण मानती थी। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार इसके संघर्ष के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट दिया गया है कि 1858 ईस्वी के बाद राजनीतिक चेतना का प्रसार कैसे हुआ, क्योंकि 1857 की क्रांति दबा दी गई और दबाने के बाद में अब जो बड़े बड़े भूमिपतियों के बच्चे थे वो विदेशों में पढ़ कर के भारत में राजनीति करने लग गए कि कैसे भी भारत को आजाद करवाया जाए और आजाद होने पर ही हमें कानूनन तौर पर किसी भी प्रकार की बिना झगड़े के हमें देश को आजाद कराना है। तो देखिए ये चेतना किस प्रकार प्रसार हुई, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।